years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तब मेरी उम्र 8 साल की थी, लेकिन कुछ कुछ याद है मुझे, बल्कि बहुत सी बातें याद है। बड़ी खुशी थी लोगों में, मिठाइयां बटी, जुलूस निकले, और आज मैं लौटकर जब देखता हूं वो दिन, तो उस उत्साह, जोश, सपनों का अर्थ समझ में आता है। कहते हैं सपने टूट ही जाते हैं, मगर वो सपना हमें अपनी मुट्ठियों में बांधे रखना था। पहले उसे सच्चाई की कसौटी पर रखकर, एक एक पहलू को परख कर, फिर उसे साकार करना था। समझी बूझी योजनाएं बनानी थी, सीमित साधनों का सही बंटवारा करना था, और आजाद भारत के भविष्य का एक खाका बनाना था। पर ये आजादी के बाद ही संभव हो सका कि हम योजनाएं बनाएं और उन पर अमल करें। आजादी की लड़ाई ने हमारे अंदर एकता और राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, लेकिन यह अधिकार आजादी के बाद ही मिला कि हम अपने फैसले खुद करें और अपने भविष्य की नींव खुद रखें। हम देख चुके थे कि किस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के ही जरिए ब्रिटिश शासकों ने इस देश के संसाधनों को लूटा था, किसानों की मेहनत का फायदा उठाया था। लेकिन अब हम विकास के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले थे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का इरादा था, बाहरी दबावों से छुटकारा दिलाने वाली योजना थी। तभी गुटनिरपेक्ष नीति के साथ साथ पब्लिक सेक्टर और हेवी इंडस्ट्री को भी महत्व दिया गया। शायद उस समय हमारे राजनेताओं ने यह मान लिया था कि इस देश की हर समस्या का हल साइंस और टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। एक बार नेहरू ने कहा भी था, केवल विज्ञान ही अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटा सकता है, विशाल संसाधनों को बर्बाद होते रहने से बचा सकता है, और भूख से पीड़ित इस समृद्ध देश की समस्याएं सुलझा सकता है। तो जाहिर है कि जब देश की योजनाएं बनाने का समय आया, तो वैज्ञानिकों की भागीदारी को जरूरी समझा गया। योजनाएं बनाने में जिन वैज्ञानिकों की खास भूमिका रही, उनमें पीसी महालनोबिस, होमी भाभा, शांति स्वरूप भटनागर और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक थे। 4 अगस्त 1956 अप्सरा, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर काम करने लगा। इसके भी काफी पहले टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन को डॉक्टर होमी भाभा ने लिखा था, 20 वर्षों में जब भारत ऊर्जा बनाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेगा, तब हमें विदेश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मुझे महत्व की बात यह लगती है कि उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, आगे की सोची और दूरदृष्टि से काम लिया। जब अप्सरा रिएक्टर शुरू हुआ, तब लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि भारतीय वैज्ञानिक भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। भाभा तब इस कोशिश में थे कि भारत में विज्ञान नए सिरे से संगठित हो और उपयोगी बने। ब्रिटिश राज्य में विज्ञान की शिक्षा हासिल करना आसान नहीं था। ना ही लोगों के सामने ऐसा कोई सपना था कि वैज्ञानिक बनकर वे उद्योग से जुड़ सकते हैं या राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकते हैं। वैसे कुछ गिने चुने विश्वविद्यालय थे जिनमें विज्ञान पढ़ाने का खास इंतजाम था, पर उनमें भी बुनियादी रिसर्च पर जोर नहीं था और न ही साइंस के प्रोफेशन पर। बस इसका एक अपवाद था, बंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन वहां भी बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च नहीं हो रहा था। तब वहां के कुछ वैज्ञानिकों को इसका एहसास हुआ। उन्हीं में से थे होमी भाभा। ये लोग एक नए भविष्य का सपना देख रहे थे।
युवक भाभा एक चिट्ठी में लिखते हैं, भारत के हित में यह बेहद जरूरी है कि यहाँ फंडामेंटल फिजिक्स पर रिसर्च का काम शुरू हो। इस रिसर्च का फायदा फिजिक्स की एडवांस ब्रांचेस को तो होगा ही, पर उद्योगों में भी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं उम्मीदों के बल पर उन्होंने आगे चलकर बंबई में इस संस्था को आकार दिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये सच है कि भाभा के पास मौके की कमी नहीं थी, पर कितने लोग भाभा की जगह होते तो मौके का इस तरह फायदा उठाते। उन्होंने कई साल विदेश में रहकर पढ़ाई की, आइंस्टाइन जैसे बड़े वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। 1940 में भारत लौटकर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कुछ साल काम किया। इसी दौरान उनके काम की दिशा बदली। थ्योरेटिकल फिजिक्स तो वो कर ही रहे थे, और अब उन्होंने महसूस किया कि भारत के विकास में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय विकास योजनाओं में भी उन्होंने दिलचस्पी ली और बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू हुई। इसमें साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाया गया। इस योजना के दौरान एक के बाद एक आधुनिक प्रयोगशालाएं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1958 में वैज्ञानिक प्रगति के दिशा में आगे बढ़ने का एक संकल्प किया गया, जिसे साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सोचा गया था कि योजनाओं में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को शामिल करने से कई लाभ होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास तो होगा, साथ साथ लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और पिछड़ा हुआ समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा। जिन आशाओं के साथ हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाया था, क्या वे पूरी हुई? जिस विश्वास के साथ हमने ये फैसले किए थे, क्या वे सही साबित हुए? मेड इन इंडिया। आज जरूरत की हर चीज यहाँ मिलती है जिस पर भारत की छाप हो। और सिर्फ 40 साल पहले कहावत हुआ करती थी कि यहाँ सुई भी नहीं बनती, तो वहां से यहाँ हम पहुंचे कैसे? बंबई, भारत की औद्योगिक राजधानी। क्या नहीं मिलता यहाँ? यहाँ रहते हुए यकीन नहीं होता कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। बिजली, दवाइयाँ, पढ़ाई वगैरह की तो बात ही छोड़ो। शहरी मजदूरों की हालत कौन सी अच्छी है? कारखानों में भले ही वे अल्ट्रा मॉडर्न मशीनों पर काम करते हो, लेकिन अनेकों के घर ऐसे हैं जहां जरूरी सुविधाएं भी नहीं हैं। तो क्या औद्योगिकरण का फायदा सबको हो रहा है? क्या उद्योग लगाने से ही पूरे देश का विकास हो जाएगा? ये बात साफ है, राष्ट्रीय विकास औद्योगिक विकास से बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम यहाँ केवल एक आयाम पर चर्चा करेंगे, स्वदेशी तकनीक के विकास पर। जैसे कार का इंजन हम विदेश से मंगाते तो हमारी पूंजी बाहर जाती, हमारे लोगों को काम नहीं मिलता, इसकी नो हाउ हमारे पास नहीं होती। स्वदेशी तकनीक का मकसद यह है कि हमारे साधन हम यहीं जनरेट कर सकें। इसलिए हमने योजनाएं बनाई और बेसिक इंडस्ट्रीज, मूलभूत उद्योग पब्लिक सेक्टर में शुरू की। ऐसा सोचा गया कि इससे विदेशी उद्योगों पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो दौर हमें याद है जब करीबन सारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन विदेश से ही मंगाना पड़ता था। ऐसे तमाम पेट्रोल पंप विदेशी कंपनियों के हुआ करते थे।
घरों में गैस कनेक्शन पाना किस्मत की बात थी। प्लास्टिक की थैलियों को भी हम सहज कर रखते थे और बार बार इस्तेमाल में लाते थे। फिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है जो स्थिति बिल्कुल बदल गई है? मैं बॉम्बे हाई गया, बीच समुद्र। यहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। आजादी के बाद जब हमने औद्योगिकरण पर जोर दिया तब ऊर्जा का प्रश्न उठा। उन दिनों तेल खोजने निकालने की जानकारी सिर्फ कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास थी। उनके एक्सपर्ट्स आए और एक के बाद एक निराशाजनक रिपोर्ट्स देकर चले गए। मगर नेहरू और केडी मालवीय जैसे नेता अच्छी तरह समझ गए थे कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी होता जाए। उन्होंने तेल के खोज को बढ़ावा दिया और 1956 में ONGC तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की। बाद में ONGC चेयरमैन कर्नल SP वाही से भी मैं मिला। जब आयोग के कार्य की शुरुआत हुई तो तकनीकी जानकारी और इक्विपमेंट ज्यादातर सभी विदेशी हुए होंगे, तो किस तरह तकनीकी बेस, हिंदुस्तानी तकनीकी बेस बनाया गया? ये भी अपने लीडर्स की विजन थी कि उन्होंने ये अप्रिशिएट किया कि अपनी टेक्निकल मैन पावर जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। तो हिंदुस्तान में कई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोली गई एट द वर्कर्स लेवल और एट द एग्जीक्यूटिव लेवल। आज हमें इस बात का फख्र है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े और बेस्ट कंपनीज के साथ मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। हम लोगों का एक्सप्लोरेशन में जो सक्सेस रेशियो है वो 2:1 है, 3:1 है। वर्ल्ड एवरेज जो है 1:5 है। हर एक चीज़ में आपको मेहनत की ज़रूरत है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लेकिन अपने जो साइंटिस्ट हैं, अपने जो इंजीनियर्स हैं, अपने जो टेक्नीशियंस हैं, वो इतने होनहार हैं और इतने काबिल हैं तो हर एक चीज़ को बड़ी जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं। आत्मनिर्भरता पाने के लिए ONGC की जो कोशिश हो रही है, उसमें और उद्योगों को ONGC ने किस तरह अपने साथ जोड़ लिया है? आज तकरीबन 300 कंपनियां ऑयल एंड नेचुरल गैस को मटेरियल्स, सर्विसेज, इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं तकरीबन 60% सेल्फ रिलायंस हम लोगों ने अचीव कर लिया है। बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स कंट्री में बनने लगे हैं। ड्रिल शिप्स बन रहे हैं, चेकअप रिग्स बन रही हैं, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, क्रिसमस ट्रीज बन रहे हैं, कंप्रेसर्स बन रहे हैं, जनरेटर्स बन रहे हैं और कई कई किस्म के मटेरियल्स बन रहे हैं। तेल और गैस तो ऐसे स्रोत हैं कि एक न एक दिन सूख जाएंगे, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ONGC की क्या कोशिश है? इस वक्त जो एस्टिमेट है तकरीबन 65 मिलियन टन ऑयल और 55 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऑफ गैस जो है 2004-2005 में हम लोग दे पाएंगे। तो बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरी एनर्जी सोर्सेज से पूरी करनी पड़ेंगी। सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सब चीज़ों में हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बल्कि हम लोग अपना पैसे की मदद से इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विकसित देश कुछ क्षेत्रों में हमसे बहुत ही आगे निकल चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो हम अपने आप पे कितना भी गर्व करें, कुछ क्षेत्रों में विदेशी नो-हाउ खरीदना जरूरी हो जाता है। लेकिन आज हम वैसे खरीदार नहीं जैसे 1947 में थे। आज हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस है, हम चुन सकते हैं क्या खरीदना है। तो हम क्या चुनेंगे? अमृता, हमारे अंकल की ये गाड़ी बिल्कुल फॉरेन कार जैसी है। है भी तो फॉरेन की। क्या मतलब? यही दिल्ली के बाहर ही तो बनती है। असेंबल होती है, इससे थोड़ी इंडियन बन जाती है। पर हर चीज खुद बनाने की क्या जरूरत है? देखो, अगर कोई चीज अच्छी हो तो उसकी नकल करने में क्या बुराई है? नकल कर लेना तो आसान बात है, पर मान लो कि आपको 5 हॉर्स पावर का इंजन नहीं चाहिए
और 10 हॉर्स पावर का चाहिए, तब तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज का डबल कर दो, ये नकल नहीं है, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। हाँ, और आजकल टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी से बदलती है, कितनी तेजी से आउटमोडेड होकर बेकार हो जाती है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी आजकल पिछड़े हुए कंपोनेंट्स असेंबल करती रहती है। आखिर टेक्नोलॉजी खरीदना भी तो एक क्रिएटिव काम है। अगर बिना गहराई से सोचे विदेशी टेक्नोलॉजी खरीदते रहें तो हम अपना कुछ कर नहीं पाएंगे, दूसरों पर ही निर्भर होते जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है। क्या हमें हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं पर, अपने आप पर भरोसा है? क्या हमें विश्वास है हमारी रचनात्मकता पर, हमारी वैज्ञानिक परंपरा पर, हमारे वैज्ञानिक संस्थानों पर? लेकिन क्वालिटी का क्या करोगे? कितनी विदेशी चीजें बेहतर होती हैं, हम कर सकते हैं उनके बराबरी। और क्या ये कंज्यूमर पर अन्याय नहीं होगा कि उसे कुछ भी खरीदना पड़े सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन है? क्या सारे लोग क्वालिटी ही देखते हैं? क्या बाजार में बिक रहे तमाम टूथपेस्ट वास्तव में अलग अलग हैं? लोग विज्ञापन से प्रभावित होते हैं और सिर्फ नाम को ही देखते हैं। खैर, हम क्वालिटी की बात करते हैं, इसमें वक्त तो लगेगा ही। शुरुआत भी तो हमने देर से की है। अगर कंज्यूमर का ही सोचेंगे तो बात कैसे बनेगी? नेचुरली उसे अपना वीसीआर चाहिए आज। पर कई क्षेत्रों में हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है रघु, जैसे कि स्पेस साइंस और न्यूक्लियर पावर में। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि इन क्षेत्रों में हमारी मदद करता भी कौन? पर मशीन टूल्स में और हेवी इलेक्ट्रिकल्स में कई अच्छे ग्रुप्स रिसर्च कर रहे हैं। हाँ है तो, मगर ऐसा हर क्षेत्र में क्यों नहीं होता? बहुत से फॉरेन कोलैबोरेशंस है, यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर में भी। मैंने कई वैज्ञानिकों से बातचीत की है और उनमें उत्साह ही नहीं रहा। कितने सारे CSR प्रोसेस, सस्ते घर बनाने की तकनीक वगैरह पड़े हुए हैं, और हम देखते हैं कि अक्सर वैसे ही चीजें फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ की जा रही है। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि ये चीज क्रिएटिविटी का दम घुटती है। क्या आप उन लोगों को दोष दे सकते हैं जो विदेश जाते हैं? लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास कोई हल है? हाँ, वही तो नहीं है मेरे पास। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हित, बहुत सारे रवैये इससे जुड़े हैं, पर इससे मुंह तो फेरा नहीं जा सकता। आज इतनी जल्दी से दुनिया बदल रही है कि मुझे डर लग रहा है कि हम औरों पर निर्भर ना हो जाए। हमने अगर एक खास टेक्नोलॉजी को अपनाया और उसमें आत्मनिर्भर हो भी गए, तो भी समाज और वातावरण पर उसका अच्छा बुरा असर होता है। और किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाते समय ये बात ध्यान में रख लेना जरूरी है। 20वीं सदी के पहले दशकों में हमारे यहाँ विज्ञान में जो काम हुआ वो हमने पिछली बार देखा था। सन 47 के बाद हुए विकास पर तो खूब विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन जीवन से जुड़ी कुछ मूल बातों पर साइंस का जो असर पड़ रहा है, हम उनकी बात करना चाहते हैं, जैसे अन्न, पानी, जमीन, पर्यावरण। एक बात और भी है, टेक्नोलॉजी तो हमेशा बदलती संवरती रहती है, हमें भी उसके साथ ही चलना और बदलना होगा। एक तकनीक जो एक समय में हमें बड़ा योगदान देती है, वही आगे चलकर समस्याएं भी खड़ी कर सकती है। मिसाल के तौर पर हरित क्रांति। इस तकनीक ने हमारे खेतों की पैदावार अचानक इतनी बढ़ा दी कि सचमुच उसने क्रांति का रूप ले लिया। वैसे ही जैसे 9000 साल पहले जब मानव ने पहल कोई फसल उगाई थी। ये हम जानते हैं कि मानव खेती से पहले शिकार या जंगली आहार से पेट भरता था। करीब 2000 वनस्पतियों में से चुनकर वो खा सकता था, और हर एक वनस्पति की कई जातियां थी। तो जब 9000 साल पहले लोगों ने खेती करनी सीखी, वो एक ही फसल में 10-12 किस्म के बीज बो दिया करते थे। फिर अगर सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए या कीड़े लग जाएं, तब भी किसी न किसी बीज की फसल तो हो ही जाए। नमस्ते। पिछले 100 सालों में कृषि वैज्ञानिकों ने इन बीजों की कई प्रजातियां हाइब्रिड्स की है, ज्यादा उपज देने वाली, ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली।
ऐसे बीज जितने ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उसी हद तक पुरानी जातियों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसा होता रहा तो डर है कि 15 साल बाद अपने यहाँ केवल 50 किस्म के चावल बचे रहेंगे। और चावल बस एक उदाहरण है। ज्यादा उपज देने वाली आधुनिक बीजों की तुलना में पुरानी किस्में कम या ज्यादा पानी मिलने पर भी बढ़ जाती है। कीड़ों का खतरा भी उतना नहीं होता, उन्हें इतनी जल्दी से पाला भी नहीं लगता। ये सब इसीलिए कि हर इलाके की अपनी खास किस्में होती है, जो सदियों के दौरान वहीं की मिट्टी, तापमान, हवा, पानी और कीड़ों के अनुकूल बन गई है। पर्यावरण अगर बदलता रहा, इन बीजों का भी साथ साथ विकास होता रहा। इनके मुकाबले नए बीजों से पैदावार ज्यादा होती है, पर साथ ही ये बीज ज्यादा नाजुक भी होते हैं। इनके इस्तेमाल के साथ और कई चीजें खरीदनी पड़ती है, जैसे खाद, कीटाणुनाशक, सिंचाई के खास साधन वगैरह। तो फिर हम इन नए बीजों की तरफ क्यों बढ़े? आपको याद होगा जब हमारे देश के कई भागों में बारिश न होने के कारण और कुछ और भागों में फ्लड्स वगैरह के कारण से हम लोग एक ऐसी हालत में पहुंचे थे जबकि बिना बाहर से अन्न मंगाए हुए हमारे अपने अंदर जनता की ज़रूरतें अन्न की पूरी नहीं हो सकती थी। और ऐसे मौके पे विदेशी पश्चिम के देशों ने, जिनके पास अतिरिक्त अन्न था, उन्होंने अन्न में राजनीति शुरू की। उन्होंने हमको इस शर्त पर अन्न देना स्वीकार किया ताकि हम उनकी विदेशी नीति को मान लें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नेतृत्व को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि जिससे जल्दी हम आत्मनिर्भर हो जाएं। हरित क्रांति के लिए जो स्ट्रैटेजी हमने चुनी उसने कुछ समस्याएं पैदा कर दी। क्या समस्याएं पैदा की? हरित क्रांति सिर्फ गेहूं में आई, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ इस तरह के हिस्सों में केंद्रित रही। इनमें भी केंद्रित रही वो कुछ जिलों में भी केंद्रित रही वो उन होल्डिंग्स में, उन बड़े किसानों के पास जिनके पास बड़ी बड़ी जोतें थी। अब हरित क्रांति के ही दो रूप देखिए। ताइवान, साउथ कोरिया और जापान में भी हरित क्रांति आई, लेकिन वहाँ भूमि सुधारों के बाद आई। तो तकनीकी परिवर्तन के पहले भूमि सुधार हो चुका था। हमारे यहाँ बड़े भूमिपतियों, मध्यम भूमिपतियों और गरीब भूमिपतियों का अंतर बना रहा। क्या गरीब किसान भी ये सब खाद, कीटाणुनाशक सब खरीद सकते हैं और फिर ट्रैक्टर जैसे चीजें? हमें जो दिक्कतें हैं, जैसे ये तकनीक है बीज वगैरह की, ये हमें 10-10 या 8-8 साल के बाद हम तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, मैं कह रहा था आपको, बीज जो आजकल जैसा प्रचार कर रहे हैं वो मिलते ही नहीं। अच्छा। फिर मिल भी गई तो हमें उनके बारे में पूरा वो बताते नहीं। हमने इसमें क्या दवा या कितना खाद या कितना पानी और कैसा पानी ये चाहिए। इन सब का जमीन की उपजाऊ शक्ति पर क्या असर पड़ता है? इन सब चीज़ों का जमीन पर आज तक जो देखा जा रहा है वो बुरा प्रभाव ही पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिंचाई के उचित उपलब्ध साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में नहर का पानी हमें मिलता नहीं है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो अच्छा नहीं है। तो जैसे जैसे खाद की मात्रा ज़मीन में ज़्यादा डाली जाती है और कीटाणुनाशक भी डाले जाते हैं और खारी पानी ज़मीन में दिया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप ज़मीन में नमक की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और ऐसी स्थिति में आमतौर पर वे फसलें आजकल पैदा नहीं की जा सकती जो पहले की जाती थी, जैसे चना। इसका हमें आज तक किसी वैज्ञानिक ने या मिट्टी की जांच वाले ने असल बताया ही नहीं है कि आपके यहाँ चना क्यों नहीं हो रहा। ये अंदाजा हम ही लगा रहे हैं, भाई पानी खराब है या खाद की मात्रा ज्यादा है या कोई और प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है।
तो फिर इन परिस्थितियों को देखते हुए आप स्पष्ट रूप से क्या सुझाव दे सकेंगे? ये समझ लीजिए कि विज्ञान को खेती के क्षेत्र में ले जाने की तरफ हमारा इसे पहला प्रयोग समझिए। तो इसलिए इससे हमें पूरे सही नतीजे निकालने चाहिए। पहली चीज ये है कि हमको विज्ञान को अपने सांचे में ढालना होगा। यानी विज्ञान का पैकेज पश्चिम के देशों से आएगा, उसे हम उधार लेके हम अपना काम चलाएंगे, ये नहीं हो सकता। समस्याएं तो है, फिर भी हरित क्रांति के बाद आपकी जिंदगी में कुछ तो सुधार आया ही होगा। निश्चित रूप से कुछ सुधार देखे जा सकते हैं, क्योंकि पहले लोगों के पास जिस वक्त नए नए साधन उपलब्ध नहीं होते थे, ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती नहीं की जा सकती थी, आमतौर पर केवल रोटी खाने के लिए ही समस्या रहती थी। लेकिन अभी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिसके कारण लोग रोटी भी खा सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत अपनी आने वाली समस्याओं के लिए जुटा भी सकते हैं। ऐसा है, ये हम तक जो ये जमीन की जो शक्ति कम होती जा रही है ना, और सरकार या वैज्ञानिक जो तकनीक नई नई निकाल रहे हैं, जैसे कोई केमिकल हो या कोई और दवा हो जिससे थोड़ी ही जमीन की शक्ति ऊपर उठ सके, उसमें सरकार ही ज्यादा मदद कर सकती है। हम लोग तो सरकार तक आवाज ही पहुंचा सकते हैं। हाइब्रिड बीजों के साथ कुछ पर्याप्त साधन जरूरी है, जैसे खाद, कीटाणुनाशक, फिर पानी। तो अनाज की पैदावार के लिए क्या इसको बढ़ावा देना उचित है, या ऐसी बीजों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए जो देश के बड़े कृषि क्षेत्र में इन साधनों के अभाव में भी उगाए जा सकते हैं? हमें दोनों तरफ ध्यान देना है और दे भी रहे हैं। शंकर बीज या दूसरे बीज जिनमें ये शक्ति है कि वो हमें 5 टन या 6 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार दे सके, अगर हमने उनसे पूरी पैदावार लेनी है तो हमें खुराकी तत्व भी देने पड़ेंगे, पानी भी देना पड़ेगा, और जो उनको बीमारियां लगती हैं उसके भी साधन मुहैया करने पड़ेंगे। मगर हम खोज कर रहे हैं कि किस तरह ये ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, अगर पानी की कमी हो उस कमी को बर्दाश्त कर सके, और अगर कोई बीमारियां लगती हैं तो उनका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जरिए, या अगर उनको थोड़ी खुराक का इस्तेमाल करने से भी वो अपनी पूरी पैदावार दे पाए, और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। हरित क्रांति की इस मिसाल से एक बात सामने आती है, वो ये कि अब हमें विज्ञान को एक नई नजर से देखना परखना है। सदियों तक हम धरती और प्रकृति से लाभ उठा रहे हैं। ये कभी नहीं सोचा कि अगर हम कुछ ले रहे हैं तो कुछ देना भी है। मगर आज हमें यह बात अच्छी तरह से जान लेनी है कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़कर हमारा अपना अस्तित्व बनाए रखना असंभव है। एक और बात पर हमें गौर करना है, विकास। विकास आखिर किसका और किसके लिए? नई तकनीक तो हमने अपना ली, मगर उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी और किसे चुकानी पड़ेगी? इन सवालों पर गौर किए बिना किसी भी टेक्नोलॉजी को अपना लेना सचमुच खतरनाक होगा। आज अगर हम नर्मदा परियोजना को देखें तो इन सवालों का महत्व समझ में आता है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम होता है अमरकंटक पे और फिर ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। पूरे 1300 किलोमीटर का सफर करते हुए ये अनगिनत बस्तियों और जंगलों से गुजरती हुई समुद्र में मिल जाती है।
जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स के नाम से मशहूर जगह है ये। यहाँ इन सफेद पत्थरों को काटकर नदी ने एक कुदरती जलाशय बनाया है और यहाँ नर्मदा को कुछ देर विश्राम का मौका मिलता है। इसका ज्यादातर पानी बिना उपयोग के ही समुद्र में बह जाता है। पिछले 20 सालों से कोशिश चल रही है कि नर्मदा के पानी का उपयोग बिजली बनाने और सिंचाई में किया जाए। इसलिए इस पर 30 बड़े बांध, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाने की योजना है। उम्मीद की जाती है कि इससे नर्मदा घाटी और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार कृषि क्रांति हो जाएगी। पशुपालन और मत्स्य पालन को खूब बढ़ावा मिलेगा। बड़े उद्योग धंधे पनपेंगे और शहरीकरण हो जाएगा। और इन सब की कीमत एक अनुमान है 25,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये केवल एक आंकड़ा है जिससे हमें उस कीमत की एक बड़ी अधूरी झलक मिलती है जो हम सबको चुकानी होगी। नर्मदा परियोजना के आर्थिक पहलुओं के बारे में मुझे जानकारी दी विनोद रैना ने। विनोद भोपाल की एक स्वयंसेवी संस्था एकलव्य के सदस्य हैं। मैं आपको सरदार सरोवर के लिए कुछ आंकड़े बताता हूं जो मेरे नहीं है। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ये आंकड़े बनाए थे गुजरात सरकार के लिए कि कितनी लागत इस पे लगेगी। ये 1995 तक के प्रोजेक्शंस हैं और कुल लागत सरदार सरोवर डैम पे जो बताई गई है वो है 6,105 करोड़ रुपए। अब वो लाभ क्या हो रहे हैं वहाँ से? एक तो बिजली पैदा हो रही है और फिर सिंचाई होगी, तो मुख्य तो लाभ यही है। तो इनको भी पैसों में बदला जाता है। इससे लाभ लागत का जो अनुपात बनता है वो है 1.39। सामान्य शब्दों में इसका मतलब है अगर हम 1 रुपया लगाते हैं तो 1 रुपया 39 पैसा हमको वापस मिलेगा। तो मतलब इतना फायदा हुआ। पर कुछ अन्य लोगों ने इन्हीं आंकड़ों को दोबारा विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा प्रोजेक्ट में कुछ और जो चीजें रखी गई हैं उनमें खर्च नहीं दिखाया गया है। अगर उनका खर्चा जोड़ा जाए तो पता लगता है कि इस 6,105 करोड़ में और 1,099 करोड़ रुपया जोड़ना होगा। अगर इस नई लागत से हम ये अनुपात बेनिफिट कॉस्ट रेशियो दोबारा देखें तो वो पता चलता है कि 1.17 है। मतलब 1 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया 17 पैसे फायदा हो गया, तो कम हो गया। पर प्लानिंग कमीशन का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1.5 प्रस्तावित है। बाकी सब चीजें अगर हम भूल भी जाएं, पर्यावरण पे असर, विस्थापित जो लोग हो रहे हैं, सब चीजें छोड़ दें, तो ये तो अपने आप में ही बहुत लाभकारी योजना नहीं है। नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी रोम रोम वासनी नमामि देवी। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा परियोजना से 1,28,000 हेक्टेयर जमीन डूबेगी। इसमें इंदिरा सागर से डूबने वाला 44,000 हेक्टेयर वन भी है। मैं इंदौर के पास ओंकारेश्वर गई थी, जो एक तीर्थ स्थान है। पास में बन रहे बांध के कारण ये जगह डूब क्षेत्र में आती है। मेरे साथ थे ओम प्रकाश रावल। सरकार कहती है कि जो जंगल नष्ट हो रहा है उसके बदले वो पेड़ लगाएगी, वनीकरण किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सरकार पेड़ लगा सकती है और वो भी अच्छी जमीन में यूकलिप्टस लगा करके उसको बंजर कर सकती है, लेकिन जंगल तो किसी भी कीमत पर सरकार नहीं लगा सकती। मैं यहाँ पर केवल भालू या बंदर या चीते उनकी बचाने की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, उनको बचाना भी जरूरी है, लेकिन मैं पूरे मानव के अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। जंगल का मतलब यह है कि पानी पैदा होगा, जंगल का मतलब यह है कि हवा पैदा होगी और जंगल का मतलब यह है कि जमीन पैदा होगी। जमीन का संरक्षण जंगल करती है, सॉइल इरोजन को बचाती है, ऑक्सीजन जंगल पैदा करती है जो मनुष्य के लिए एकदम जरूरी है।
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 3-4 साल में जिस तरह का अकाल सारे देश में पड़ा है, उसने लोगों में चेतना पैदा की है कि पानी के रिचार्जिंग के लिए जंगल की कितनी आवश्यकता है। फिर ये पॉलिसीज, नीतियां बनती कैसे हैं? अब मुख्य प्रश्न तो यही है। आमतौर पे कहा जाता है कि ये नीतियां जो हैं वो राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट में बनती हैं। पर इसमें एक सवाल ये उठता है, ये राष्ट्रहित को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है? नर्मदा बांध ही लीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि लगभग 2 लाख लोग बेघर हो जाएंगे, तो ये तो उनके हित में नहीं है। अभी तक ये देखा गया है कि हर वर्ष जो भी ये विकास की योजनाएं हर प्रकार की, केवल बड़े बांध ही नहीं, इनसे लगभग 10 लाख लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये एक सवाल उठता है जिस पर बहस बहुत जरूरी है कि विकास जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नाम पे हो रहा है, उससे अगर इतने लोग बेघर हो रहे हैं, उससे अगर इतनी लागत आ रही है, उसके लाभ लागत के आंकड़ों पर इतने सारे प्रश्न हैं, तो ये किसके लिए हो रहा है? और ये जो नीतियां बनती हैं, ये कैसे बनती हैं? जबकि जमीन के लिए जमीन देने की बात है, पहली तो बात यह है वो सिर्फ काश्तकारों के लिए की गई। कहां जाएगा और क्या होगा पुनर्वास के बारे में इस निमाड़ क्षेत्र के कहार या केवट का, जो कि नावड़ी पर जीता है? क्या दिया जाएगा उस मानकर को जो कि जंगल की जमीन पर ही नहीं, किसी के यहाँ मजदूरी करके जीता है? मध्य प्रदेश सरकार ने भूमिहीन को कोई भी देने का, कुछ भी देने का वायदा नहीं किया है। As far as possible, the landless would be provided with either land or jobs. इसका मतलब सिर्फ गवर्नमेंट अधिकारी ही नहीं, कोई भी आम जनता का अनुभवी आदमी अच्छेपन से निकल सकता है। इंदौर के पास बड़वानी में नर्मदा परियोजना के प्रभावों पर एक सेमिनार हुआ था। उसमें भाग लेने वालों में मेधा पाटकर भी थीं, जो विस्थापितों के बीच काम कर रही हैं। बाद में मैंने उनके साथ इस विषय पर बातें की। नर्मदा ट्राइब्यूनल के प्रावधान यानी प्रोविजंस और वर्ल्ड बैंक की शर्तों में से वे कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर गौर नहीं किया जा रहा? पुनर्वास का ही दाखला अगर ले लें तो एक शर्त यह है कि जमीन के बदले काश्तकार परिवारों को और परिवार के हर बड़े लड़के को भी जमीन देकर पुनर्वसित किया जाए। लेकिन इसमें सभी इफ्स एंड बट्स की बात छोड़े भी तो भी जमीन है कहाँ? आज तक 20 बरस की प्रक्रिया चलने के बाद भी तीनों राज्यों की सरकार ये नहीं कह सकती है कि उनके पास इतने 245 गांव के सिर्फ काश्तकार परिवारों के लोगों को बसाने के लिए भी पर्याप्त जमीन है। सवाल तो इससे और व्यापक भी था कि क्या आज जिस प्रकार की संस्कृति, जिंदगी आदिवासी क्षेत्र के लोग, यहाँ तो 1% से अधिक शिक्षा भी सरकार नहीं पहुंचा पाई थी। जहाँ के लोग जंगल, जमीन और बाकी प्राकृतिक संसाधनों पे ही अधिक रूप से जीते थे, ऐसे लोगों को अचानक से उजड़ने का हक हमें बाहरी संस्कृति वाले, बाहरी समाज के लोगों को है या नहीं? आज हमारे सामने बड़े पैमाने पर ऊर्जा के स्रोत हैं न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर और हाइड्रो पावर। इससे इनकार नहीं कि इनमें से हाइड्रो पावर सबसे साफ और सुरक्षित स्रोत है ऊर्जा का, और ऊर्जा की जरूरत भी है हमें
इसीलिए बड़े बांधों की महत्ता को हम नकार नहीं सकते। लेकिन सवाल है, क्या हम कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज सकते जिससे कि ऊर्जा भी मिल जाए और लोगों को, पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचे? सोचा तो ये था कि विज्ञान एक नए भारत का निर्माण करेगा, हमें हमारी हर समस्या का हल देगा। ये भी मान लिया था कि बड़े उद्योगों के सहारे हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी का विकास हमारा सब पिछड़ापन दूर कर देगा। लेकिन आजादी के बाद के 5वें दशक में हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? देश का औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े बांध बने, बिजली परियोजनाएं पूरी हुई, अपनी जरूरत का अनाज खुद पैदा करने लगे, परमाणु शक्ति के क्षेत्र में और अंतरिक्ष में कदम रखा और काफी हद तक आगे भी बढ़ गए। लेकिन बुनियादी सवालों का क्या हुआ है? गरीबी, भूख, बेरोजगारी, ये समस्याएं आज भी हमारी योजनाओं का मजाक उड़ा रही हैं। अब सवाल यह है जो हमें अपने आप से पूछना है, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी से खुद ब खुद कोई क्रांति आ जाएगी और समाज बदल जाएगा, या समाज को बदलने के लिए और भी बहुत सी चीजें बदलने की जरूरत है? शायद है। अपना बीता कल बदल दे, बस में नहीं हमारे, पर आज को बदल सकते हैं मिलकर लोग सारे। और आज हमारा क्या है ये हम तभी जान सकेंगे, जब गुजरे हुए अतीत को पहचान सकेंगे। युग में रहन सहन से शुरू हुआ विज्ञान, हड़प्पा के शहरों में बढ़ी तकनीक, तरक्की शान। ये वर्ण और जाति ने दिया कुछ लोगों को सम्मान, पर कितनों को रोका पाने से ऊंचा गहरा ज्ञान। कुछ बदला है कुछ नहीं, अंधी श्रद्धा आज भी है, राह विकास की रोकी, राहु केतु आज भी है। हर युग में नए देशों से हैं लोग यहाँ पर आए, जो लेकर आए ज्ञान नया और नए तरीके लाए। और आज के हम भारतवासी वारिस हैं उन सब के। ये बैर भाव अगर तब होता हम मर मिट जाते कब के। विज्ञान में जब पीछे पड़े अंग्रेजों से हम हारे, कल भी कहीं के रहेंगे नहीं, गर रहे औरों के सहारे। महाराष्ट्र के खानापुर तालुके में बलौड़ी और तांदुलवाड़ी के बीच बहती है येरला नदी, रेत और पत्थरों से भरी। ये पूरा इलाका ही सूखे से पीड़ित है। यहाँ एक बांध बनाया जा रहा है, बड़ी राजा स्मृति धरण। ऐसी किंवदंती है कि बड़ी राजा किसानों का राजा था, अन्याय से जूझने वाला। ये केवल बांध नहीं बल्कि सूखा हटाने का एक आंदोलन है। सूखे से पीड़ित तो वैसे हजारों गांव हैं हमारे देश में, फिर यहीं पर ऐसा क्या हुआ और कैसे कि सब लोगों ने मिलकर एक आंदोलन ही शुरू कर दिया। ये बांध दूसरे बांधों से अलग कैसे है? पहली बात तो ये कि इसको बनाने में पूरी तरह यहीं की चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे रेत और पत्थर। काफी संघर्ष के बाद अब रेत बिकने का कॉन्ट्रैक्ट भी बलौड़ी के लोगों को मिला है। फिर बांध की लागत भी करीब 50% कम है। पर विशेष बात यह है कि इस बांध में लोगों की हिस्सेदारी हर मुकाम पर है। लोगों को इकट्ठा करके इस दिशा में प्रेरित किया मुक्ति संघर्ष आंदोलन ने। मुक्ति संघर्ष आंदोलन का जन्म हुआ था अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष से। 1982-83 की बम्बई की मिल हड़ताल के बाद कई मजदूर अपने गांव लौट गए।
और उन्होंने खानापुर तालुके के मजदूरों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की। मैंने यहाँ कुछ दिन बिताए, गांव के लोगों से मिली। उनसे बातें करने पर पता चला कि 1980 तक हालात इतने बुरे नहीं थे, लेकिन उसके बाद दशा बिगड़ती ही चली गई, सूखा बढ़ता ही गया। यहाँ की औरतों से मिलना बड़ा ही दिलचस्प रहा। मैं जानना चाहती थी कि इस आंदोलन में वो किस तरह से शामिल थी। हम सब लोग उनकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है। जगह जगह मोर्चे हड़ताल हुए, जिनमें औरतों ने भी भाग लिया, और अब वो महसूस करती हैं कि उनमें अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता आ गई है, आत्मविश्वास आ गया है। कशाला जाता है मोर्चाला, काय काम है मोर्चाचं? उन्हें परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, और आज उन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं। मारायला सुद्धा आता भीत नाही, इतकं म्हणजे धीट झालं आम्ही। बांध पर मैंने कई लोगों को काम करते हुए देखा। मजदूरों के अलावा वहां गांव वाले और कॉलेज स्टूडेंट्स भी श्रमदान कर रहे थे। मुक्ति संघर्ष के केजे जॉय ने मुझे बांध के तकनीकी पहलू समझाए, जैसे कि यहाँ स्लुइस गेट्स बनाए जाएंगे जिनसे गाढ़ या कीचड़ कम होगा। प्रेशर गेट्स भी होंगे जो बांध की क्षमता से ज्यादा पानी अपने आप बाहर बहा देंगे। गांव वालों ने मुझे बताया कि उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा है। सूखे से पीड़ित इलाकों में सरकारी रोजगार योजनाएं होती ही हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी योजना के लिए भी लोगों को लड़ना पड़ा, और फिर इसके लिए कि जो काम मिले वो कुछ प्रासंगिक तो हो, उसका महत्व थोड़ा स्थायी तो हो। पानी या भागातील वनस्पती झाडे। वहाँ हर हफ्ते होने वाली मीटिंग में मैं भी गई। वहाँ मैंने सबको बराबरी से चर्चा करते हुए पाया। उन्होंने मुझे बताया कि परियोजना के पीछे क्या मकसद थे। सबसे पहले सिंचाई और फसल का सूखे से क्या रिश्ता है, ये समझना जरूरी था। पानी वाटर मजे काय बाई असं। लोगों की हिस्सेदारी इसमें एकदम शुरू से ही रही। योजना बनाने से लेकर बांध की जगह का चुनाव करने और बांध के पानी का उपयोग किस तरह से किया जाए, ये फैसला लेने तक। आणि हे पाणी संरक्षक पद्धतीने वापरायचं आहे। ये भी तय हुआ कि जमीन जितनी भी हो, पानी पर सबका बराबर हक रहेगा। यहाँ तक कि जिनके पास जमीन नहीं है वो भी इस पानी पर बराबर के हकदार होंगे। 5 एकड़ की जमीन पर वो अपने प्रयोगों को आजमा रहे हैं, किस तरह पानी का सबसे अच्छा उपयोग हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूखे से राहत मिले। इन सब बातों पर वैज्ञानिक तरीके से विचार करना शुरू हुआ। जयवंत और रण सिंह ने मुझे कुछ आसान सी पद्धतियां दिखाई जिन्हें कोई भी किसान इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ये जानने के लिए कि पानी की भाप बनकर उड़ जाने का दर क्या है। उन्होंने बताया कि ज्यादा पानी सोखने वाले गन्ने जैसी फसलों को उपजाने के बजाय इस पानी से बेर और अनार जैसी फसलें उगाने को प्राथमिकता दी गई है, जो सूखे इलाकों में भी उग सकती है, जो खाने लायक भी है और जिनसे अच्छी कमाई भी हो सकती है। ऐसे पेड़ उगाए जा रहे हैं जो ईंधन और लकड़ी देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल, शीशम। इन पेड़ों के पत्ते कंपोस्ट खाद के काम भी आते हैं। और इस तरह ऐसी खेती का रास्ता आगे जाता है जहां खेती की तमाम जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती और पर्यावरण को भी खतरा नहीं पहुंचता। लोगों ने अपने अधिकारों के बारे में सोचा तो वे कर्तव्य के प्रति भी जागरूक हुए। अपनी समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने खुद योजना बनाई और उसे मूर्त रूप भी दिया। इसलिए बलिराजा केवल एक बांध नहीं बल्कि लोगों के आंदोलन का प्रतीक भी बनता है। कल से सीखे कौन है हम, वो कहाँ हमें ले आया। जो बीत गई सो बात गई, पर उसने आज बनाया। और ये तो बिल्कुल हम पर है कि आज को दे बदल। ये आज पे है कि कैसा होगा आने वाला कल।